नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ग्रो योर वेल्थ 91, योर ओन यूट्यूब चैनल फॉर वेल्थ क्रिएशन इन द लॉन्ग टर्म। आज हम हाउ टू इन्वेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे जो कि कॉमनली मुझसे पूछे गए हैं, बोथ ऑन माय यूट्यूब कमेंट्स एज वेल एज इन जनरल लाइफ। सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर द क्वेश्चंस एंड ये सारे के सारे जो insights हैं इस वीडियो के, दे आर पर्सनल insights that I have learned and read through books, articles, etc. इसको फॉलो करना ना करना कम्प्लीटली आपके ऊपर है। सो जस्ट टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड इफ़ इट हेल्प्स यू इन योर जर्नी, इफ़ यू फील कि ये आपके लिए यूज़फुल है, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए, लेट अस स्टार्ट। Quick disclaimer: we are not registered with SEBI, so none of the stocks that I will mention in this video are to be taken as a buy or sell recommendation. ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। तो हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे? व्हाट फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू इन्वेस्ट एंड हाउ मच, ये मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ। आप उस परसेंटेजेस को ऊपर नीचे आपके हिसाब से फिट कर सकते हैं। व्हाट स्टॉक टू बाई, ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। व्हेन टू बाय अ स्टॉक, दैट इज़ किस पी पे ख़रीदना चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। हाउ टू बाय, एसआईपी करना चाहिए या लमसम करना चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। हाउ टू कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर वेरियस एसेट्स लाइक हाउस, स्टॉक्स, इंडेक्स फंड एक्सेट्रा। एंड लास्टली मॉक पोर्टफोलियो। तो मॉक पोर्टफोलियो के बारे में वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो लेट अस लुक इनटू द फर्स्ट थिंग, व्हाट फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू इन्वेस्ट एंड हाउ मच। तो ये तो पूरा डिपेंड करता है कि आपका लाइफ का गोल क्या है, एंड मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट आपका एज क्या है। अगर आप बहुत यंग है, एंड बाय बहुत यंग आई मीन लेस देन 20 years, तो there would be a different plan for you. If it is 20 to 30, it would be different. 30 to 40, it would be different, and so on. तो you can consider it like this कि आप अपने एज के हिसाब से, रिस्क एपेटाइट के हिसाब से प्लान को एडजस्ट करें। तो जल्दी से देखते हैं, बहुत सिंपल है। आई पर्सनली प्रिफर दैट आई इन्वेस्ट मैक्सिमम इन इक्विटी एट अ वेरी अर्ली एज। आई एम करेंटली बिटवीन 20-30, तो मेरा गोल है कि बाय द टाइम आई रीच 30 आई शुड हैव इन्वेस्टेड एज मच एज पॉसिबल, एंड उसके बाद मैं इक्विटी को बस मैनेज करूँगा या वो पैसों को री इन्वेस्ट करूँगा, फर्दर इन्वेस्ट नहीं करूँगा। डेट फंड्स, तो आप 0 to 10% इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स, सो म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप आता है। आप 15 से 20% कर सकते हैं। अगेन यू कैन डू इन ऑल द थ्री इफ़ यू वांट एंड रीएडजस्ट द परसेंटेजेस। आई एम जस्ट गिविंग यू रफ एस्टिमेट्स बेस्ड ऑन मी। अगर आप मेरे जैसे इक्विटी में खुद स्टॉक बाई कर रहे हैं, तो देन यू शुड नॉट इन्वेस्ट मोर देन 15-20% इन म्यूचुअल फंड। अगर आप बिल्कुल भी स्टॉक्स नहीं बाई कर रहे हैं, आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो आप यही रेशियो 80% आप जो है म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। बट आई पर्सनली फील कि मैं म्यूचुअल फंड से बेटर पिक कर सकता हूँ, नॉट बिकॉज मेरा रिसर्च बेटर है या कुछ, क्योंकि म्यूचुअल फंड के रेस्ट्रिक्शंस बहुत हैं जो कि मेरे पास नहीं है। सो दैट इज़ द ओनली रीज़न आई फील दैट पर्सनल इन्वेस्टिंग इन इक्विटी इज़ गुड। एंड ये 15-20% जो म्यूचुअल फंड में मैं डालूंगा, दैट वुड बी टू हेज द इक्विटी रिस्क, कि कहीं मेरा इन्वेस्टमेंट गलत चला गया तो एटलीस्ट म्यूचुअल फंड में तो एसआईपी मैं करता ही हूँ, तो मेरे को बचा लेगा करके। हाउस, तो मेरा पर्सनल 3 कंडीशंस है। ओनली आफ्टर 40 इज़ प्रेफर्ड। अगर आप 40 साल के ऊपर है तो तभी घर लीजिएगा, वरना ईएमआई जो है आपका घर का, वो 30% ऑफ योर सैलरी या उसके नीचे होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा रहा तो घर मत लीजिए। एंड थर्डली, नो लोन इज़ द बेस्ट। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल काफ़ी पैसा है एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू विद इट, और यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन इक्विटी, तो आप डायरेक्टली घर लेने के लिए सोच सकते हैं। बट प्लीज़ कीप इन माइंड, हाउस इज़ जनरली नॉट एन इन्वेस्टमेंट। मतलब कोई भी, मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स आई अज्यूम आर लाइक मी, हु आर बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास फैमिली। तो हम लोग 2-3-4 घर नहीं खरीद सकते, हम जनरली एक ही घर लेते हैं। मैक्सिमम 2 घर शायद से ले पाएंगे। तो अगर एक ही घर ले रहे हैं तो जनरली उसमें रहने के लिए ही हम लोग लेते हैं, उसको बेचने के लिए नहीं। एंड इन्वेस्टमेंट इज़ ऑलवेज बाई टुडे सेल टुमारो। सो दैट इज़ द रीज़न आई एम सेइंग हाउस इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट। इंडेक्स फंड, अभी देखो इंडेक्स फंड जो है, अगर आपने लार्ज कैप में इन्वेस्ट नहीं किया है
तो आप 5 से 10% कर सकते हैं। बाई लार्ज कैप आई मीन म्यूचुअल फंड का लार्ज कैप। यू कैन इन्वेस्ट 5 to 10% इन इंडेक्स। लिक्विड फंड, शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए यू कैन इन्वेस्ट इन लिक्विड फंड, इट गिव्स 6 to 7%। ICICI प्रूडेंशियल का लिक्विड फंड है, बहुत अच्छा है, आज तक बेस्ट रिटर्न्स दिया है, बहुत कम एक्सपेंस रेशियो भी है। एंड ये बेसिकली आपका लिक्विड FD मान लीजिए। आप अगर बैंक में FD कराते हैं तो बैंक जो है एक स्पेसिफिक अमाउंट को लॉक इन करता है, अगर उसको तोड़ा तो आपको बेनिफिट्स नहीं मिलता है, पेनल्टी भी भरना पड़ता है। बट जस्ट कंसिडर द सेम बेनिफिट्स ऑफ 6-7% ऑफ FD इन अ वे वेर यू डोंट हैव एनी रेस्ट्रिक्शन। मतलब आप कितना भी पैसा डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई पेनल्टी कुछ नहीं है। बस आपका रिटर्न्स जो है वो पैसे डालने निकालने के हिसाब से आपको मिलेगा। तो एक साल में 6-7% का रिटर्न लिक्विड फंड देता है। अब आते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। इसमें आपका एक साल का एक्सपेंस होना ही चाहिए और तभी आपको ऐड करना चाहिए FD में, अगर आपका एक्सपेंस बढ़ जाता है तो। गोल्ड, गोल्ड इज़ 5% और लेस। एंड प्लीज़ कीप इन माइंड, ज्वेलरी इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सॉवरेन बॉन्ड लीजिए, वरना इन्वेस्टमेंट के तौर पे ज्वेलरी ना लीजिए। ज्वेलरी खरीदने से नहीं मना कर रहा, बट उसको इन्वेस्टमेंट बोल के मत खरीदिए, दैट इज़ एन एक्सपेंस, इट्स अ खर्चा। बाहर जैसे पिक्चर देखने गए हैं या मूवी सॉरी डिनर करने जाते हैं, वैसे अगर आप गोल्ड ज्वेलरी रहते हैं तो इट इज़ कंसिडर द सेम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्टॉक टू बाई। इसका सिंपल रूल से मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी इस पर बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। एसेंशियली यू बाई 80% शेयर्स बिलोंगिंग टू द टॉप 100 कंपनीज और निफ्टी 100। द रेस्ट 20% इज़ फॉर यू टू एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एंड यूनिवर्स ऑफ कंपनीज हैविंग ROC ग्रेटर देन 15% एंड सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर ग्रेटर देन 10% टुगेदर, ये दोनों कंडीशन एक साथ बराबर को 1 पॉइंट देते हैं। एंड ऐसे 10 साल में 7 साल या उससे ज़्यादा जो भी हैं उन्हीं को आप अपना यूनिवर्स मानिए। उसके बाद आप उन सारे यूनिवर्स में फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए। और मैंने काफ़ी सारे यूनिवर्स स्टॉक्स पे किया है, आई विल कंटिन्यू टू डू सो इन द कमिंग वीडियोस। टाइटन शेयर पे मैं एनालिसिस अभी बना रहा हूँ, तो इट विल गेट कंप्लीटेड सून। तो यू कैन वॉच माई वीडियोज़ फॉर इट एंड यू कैन गेट लॉट ऑफ इंसाइट्स ऑन व्हाट पैरामीटर्स आई चेक। आप फिर अपने हिसाब से वही पैरामीटर्स देख सकते हैं, or you can just recommend me to make a video on the stocks you're interested in, and I can do the same. Do not buy more than 10 to 15 stocks. The reason I'm saying 10 to 15 is because आपको एक स्टॉक के लिए 5 रिपोर्ट पढ़ना पड़ता है, एसेंशियली 4 क्वार्टरली रिपोर्ट्स और एक एनुअल रिपोर्ट। तो आप ये सोच लीजिए, अगर आपके पास 10 स्टॉक है तो आपको साल में 50 रिपोर्ट पढ़ना है हर साल, एंड 15 मतलब 75 रिपोर्ट्स। 75 रिपोर्ट्स एवरी ईयर पढ़ के टू बी ऑन टॉप ऑफ इट इज़ डिफ़िकल्ट। एंड उससे ज़्यादा अगर आप इन्वेस्ट करते हैं मोर नंबर ऑफ स्टॉक्स में, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द 80%। द 20% एक्सपेरिमेंटेशन जो है मैं उसको नहीं गिन रहा हूँ, वो तो अलग से आप करेंगे। मैं ये 80% की बात कर रहा हूँ, उसी में 15 बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो इट्स बेटर टू कीप इट लो, एंड इफ़ यू कीप इंक्रीजिंग द नंबर तो आपका रिटर्न घटता जाएगा, क्योंकि आप और मैं कभी भी ऐसे सारे विनर्स पिक नहीं कर सकते, है ना। जितना आप बढ़ाओगे उतना मार्केट के बराबर का रिटर्न मिलता जाएगा। नाउ होल्ड देम फॉर 10+ ईयर्स। होल्डिंग पीरियड आई ऑलवेज लाइक टू कीप लॉन्ग टर्म। मेरा चैनल का मोटो ही है, ग्रो योर वेल्थ इन द लॉन्ग टर्म। तो 10 साल तो मैं मिनिमम पकड़ के चलता हूँ। Lastly, very important point to note, not all the 10 or 15 stocks will grow and it's okay. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ लीजिए। आप 15 स्टॉक पे आज पैसा डालते हैं, 10 साल के लिए छोड़ते हैं, सारे के सारे 15 स्टॉक आपको पॉजिटिव रिटर्न्स शायद से ना दें। हम बस चाहते हैं कि 60% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स ग्रो एट अ रेट मोर देन 20%। अगर उतना भी हो जाता है तो यू विल गेट एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न्स। एंड क्या कहते हैं, ऑल 100% विल नॉट ग्रो पॉजिटिव। अगर ऐसा हुआ तो देन यू आर अमंग्स द लकीस्ट पर्सन टू हैव इन्वेस्टेड इन ऑल विनर्स, जो कि बहुत रेयर होता है। इवन राकेश झुनझुनवाला फेसेस लॉसेस
तो आप और मैं तो उनके कंपैरिजन में बहुत छोटे इन्वेस्टर हैं, बहुत छोटे प्लेयर्स हैं. सो naturally 60% win is a great thing. And lastly, do not sell if something falls. फॉर एग्जाम्पल अभी आईटीसी गिर रहा है. अगर आपने एक साल पहले आईटीसी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, आने वाले 10 साल में ये मेरे को बहुत अच्छा वैल्यू बना के देगा, रिटर्न बना के देगा, सोचते हैं, तो अभी आईटीसी के गिरावट को देखकर अगर आप डर के मारे इन्वेस्टमेंट छोड़ देते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी. सो डू नॉट सेल एनीथिंग, क्योंकि आपको और मेरे को कभी नहीं पता चलेगा कि कब एक कंपनी बढ़ेगा या घटेगा. सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बिलीव इन योर फर्स्ट इनिशियल एनालिसिस एंड कीप फेथ कि आप 60% प्लस पोर्टफोलियो पॉजिटिव रिटर्न्स जनरेट करेगा. थर्ड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन टू बाई. तो व्हेन टू बाई के लिए एसेंशियली आपको ख़रीदने से पहले 2-3 चीज़ें करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मैंने पहले भी बताया है, आई एम रीइटरेटिंग इट. बिफोर बाइंग एनी एसेट, स्पेशली स्टॉक्स, यू मस्ट मेक श्योर कि आपके पास एक टर्म प्लान हो जो 1 से 2 करोड़ का हो. अगर आप सोल अर्निंग मेंबर हैं या आपके इनकम पे फैमिली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, मम्मी पापा भाई बहन या बीवी बच्चे, सो अगर ऐसा है आपका सिचुएशन तो डेफिनेटली यू शुड कंसिडर टू बाई अ टर्म प्लान ऑफ 1 to 2 crores. एंड नेक्स्ट इज़ हेल्थ इंश्योरेंस. हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ अपने लिए ना लीजिए, अपने घर वालों के लिए भी लीजिए, क्योंकि उनका खर्चा भी आपका ही खर्चा है. सो प्रेफर टू हैव लाइक अ रियली गुड हेल्थ कवर. ये नहीं कि 5 लाख का ले लिया, 10 लाख का ले लिया. एक हार्ट सर्जरी का खर्चा 10 लाख में नहीं होता है आजकल, उससे ज़्यादा लगता है अगर अच्छे हॉस्पिटल में कराना है तो. द रीज़न आई एम सेइंग इज़ कि हॉस्पिटल का एक्सपेंसेस हर साल बढ़ता है, तो आप कवर थोड़ा सा मतलब वो हेल्थ इंश्योरेंस के पैसे बचाने के लिए या बचाने के चक्कर में थोड़ा लो प्लान मत लीजिए. एकदम अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स को लीजिए एंड टेक द बेस्ट. ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये दोनों चीज़ें, हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म प्लान, आपके इन्वेस्टमेंट को बचाता है. क्यों? क्योंकि इमरजेंसी हो गया, सोल अर्निंग मेंबर को कुछ हो जाता है, तो आपके जितने मेहनत के सेविंग्स हैं उसी में से पैसे निकालने पड़ेंगे. अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाता है और आपका इंश्योरेंस का खर्चा काफ़ी नहीं है तो आपको अपने सेविंग्स से पैसे निकालने पड़ेंगे. और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपने इतने मेहनत से जो एनालिसिस करके पैसे इन्वेस्ट किए हैं आप उसको निकालें फॉर एमरजेंसीज. सो सेव योर सेल्फ और इंश्योर योर सेल्फ, द नेम इंश्योरेंस, इंश्योर योर सेल्फ फॉर एमरजेंसीज, ताकि कुछ भी हो आपका इंश्योरेंस आपका देखभाल करें और आपका जो सेविंग्स है वो कभी भी प्रॉब्लम में ना आए. ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पुट 1 year वर्थ ऑफ एक्सपेंस इन फिक्सड डिपॉजिट. ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपका जॉब का लॉस हो जाता है फॉर कोविड और वॉट एवर रीज़न, तो द इन्वेस्टमेंट विल बी सेफ. अगर आपके पास अपने महीने के खर्चे, 12 महीने के खर्चे अगर एफडी में सेव नहीं है तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट से ही पैसे निकालने पड़ेंगे. तो ये 3 चीज़ों को जब तक आप पूरा नहीं करते हैं या पैरेलली नहीं करते हैं तब तक इक्विटी इन्वेस्टिंग वगैरह के बारे में मत सोचिए. पहले ये 3 चीज़ें कीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट चालू करना. पर्सनल रिकमेंडेशन, आगे आपकी मर्जी. नाउ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पीई डज नॉट मैटर इन द लॉन्ग रन. इसका मैंने एक्सेल एनालिसिस नेक्स्ट स्लाइड्स में डाले हैं, मैं आपको बताऊंगा उसमें. शेयर प्राइसेस पीई इंटू ईपीएस. ईपीएस क्या होता है? नेट प्रॉफिट पर शेयर. अब आपका जो पीई है यानी प्राइस टू अर्निंग है वो रेंज बाउंड होता है. जैसे 10 से 100 जा सकता है, 100 से 10 आ सकता है. ये मैं एकदम एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ कि इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता है. मैक्सिमम क्या 110 120 भी जाएगा, या 5 या 2 या 1 पी होगा, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा. दिस आर ड्रास्टिक, लाइक जो स्टॉक्स टॉप 100 निफ्टी 100 में है वो ऐसे एकदम रैंडम फ्लक्चुएशंस नहीं करते हैं, बहुत स्टेडी फ्लक्चुएशंस करते हैं. ईपीएस का रेंज अनलिमिटेड है, दोनों ऊपर और नीचे के लिए. अगर कंपनी प्रॉफिट अच्छे से कमा रहा है तो उसका कोई लिमिट या सीलिंग नहीं है. एट द सेम टाइम अगर कंपनी लॉस में है तो उसका भी कोई लिमिट या सीलिंग नहीं है. तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉमन सेंस टू चूज़
गुड प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज फॉर 10 years एंड अबव। अभी एक्सेल शीट पे जाते हैं, इट्स अ मॉक एग्जाम्पल। तो ग्रोथ रेट, किसका ग्रोथ रेट की बात कर रहा हूँ मैं? अर्निंग्स पर शेयर का ग्रोथ रेट लेट अस अस्यूम इज 10%। तो आपका हर साल अर्निंग्स पर शेयर क्यों एनुअल ग्रोथ रेट इज़ 10%। अगर मैं कोई रैंडम स्टॉक ABC उठाता हूँ और मान लीजिए उसका प्राइस टू अर्निंग्स 50 था एंड ईयर 1 में उसका अर्निंग्स पर शेयर मान लीजिए 5 रुपये था, तो 10% ग्रोथ रेट पर एनम के हिसाब से 10 साल के बाद उसका अर्निंग्स पर शेयर 13 रुपये होगा। एंड इफ़ द पी रिमेन्स द सेम, मतलब 50 था पहले, अभी भी 50 है, तो 250 रुपीज़ का ख़रीदा हुआ शेयर प्राइस आपको 10 साल के बाद 648 रुपीज़ का दिखेगा। एंड योर रिटर्न, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, योर रिटर्न विल बी इक्वल टू द ग्रोथ रेट विच इज़ 10%। सो अभी आप नेक्स्ट देखिए, अगर मैंने पी को 50 से 40 कर दिया तो आपका रिटर्न 8% हो जाता है। पी को 50 से 30 कर दिया तो 5%, 20 किया तो 0 एंड 10 किया तो -6। एंड इफ़ आई इंक्रीज द पी बाई लेट्स से 10 पॉइंट्स, लाइक मान लीजिए स्टॉक पी 50 से 60 हो जाता है 10 साल के बाद, तो आपका शेयर प्राइस रिटर्न वुड बी 12%। तो आई होप आपको फर्स्ट स्लाइड एक्सेल एनालिसिस का समझ में आ गया हो। अगर आपको नहीं आया है तो यू कैन रिवाइंड और पॉज एंड जस्ट हैव अ डिटेल लुक, क्योंकि आने वाले स्लाइड भी ऐसे ही होंगे। लेट अस अस्यूम द ग्रोथ रेट इज़ नाउ 20%। अगर 20% कर देता हूँ तो आपका रिटर्न इफ़ द पी इज़ सेम वुड बी 20%। अगर पी 50 से 40 हो जाता है तो रिटर्न इज़ 17। पी 50 से 30 हो जाता है तो रिटर्न इज़ 14। तो एसेंशियली आपका पी 50 से 30 होता है 10 साल में, तो भी आपका रिटर्न जो है 14% के आसपास है, विच इज़ रियली गुड। ओनली इफ़ इट गोज़ बिलो दैट लाइक 2010 इट इज़ बैड, एंड इफ़ द पी गोज़ अप तो एनी वे आपका रिटर्न जो है अच्छा ही होगा। नाउ लेट्स अस्यूम द ग्रोथ रेट इज़ 25%। इफ़ EPS ग्रोथ रेट इज़ 25%, तो सेम पी में आपका 25 होता है एंड अप टू PE ऑफ 20, दैट इज़ 50 से लेके 20 तक का डिक्रीज जो है, दैट would be essentially 60% decrease in PE, but you will still make a return of 14%. So these are very important slides. You can pause, you can review it again and again. And the most important thing is companies which deliver a growth rate of 10%, if their fundamentals are good, तो उनका कभी भी पी नीचे नहीं गिरता है। बहुत रेयर केस में पी नीचे गिरता है, लाइक ITC। बाकी सारे केसेस में पी जो है वो सेम रहता है या बढ़ता है, एंड उसका भी मैं आपको एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड में दे रहा हूँ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। दीज आर मॉक स्टॉक्स, बाय द वे इसमें सारे कंपनीज आई ओन, and mostly many of these will be part of my model portfolio, so you can have a look at it. Again, this is not a buy or sell recommendation. These are just companies I believe to be very fundamentally strong with good barriers to entry, and future का जो growth है, scope of growth है, वो भी काफ़ी अच्छा होगा। तो अगर हम नेस्ले को देखते हैं तो 10 साल में इसका EPS 10% से बढ़ा है, बट आप 10 साल का रिटर्न देखें तो 17% है। इफ़ यू सी ITC 12% से बढ़ा है, बट उसका रिटर्न 4% है, बिकॉज रिसेंटली ITC स्टॉक हैज़ फॉलन ड्रास्टिकली। एशियन पेंट्स का 13% है, बट 10-year रिटर्न इज़ 23। पिडिलाइट का 14% है, 10-year रिटर्न इज़ 26। बर्जर का 16 है, 10-year रिटर्न इज़ 33। HDFC बैंक इज़ गिवन यू 20% EPS ग्रोथ रेट, बट उसका जो 10 साल का रिटर्न है वो 17% है। इसका मतलब उसका PE 10 साल पहले से नीचे गया है। सो दिस इज़ प्रॉब्ली वन इंडिकेटर और वन वे, इफ़ यू आर सो इंटरेस्टेड इन बाइंग ओनली एट अ फेयर PE एक्सेट्रा, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। तो क्योंकि हमें पता है अगर PE 10 साल पहले का और आज का सेम है, तो जो भी अर्निंग्स पर शेयर का ग्रोथ रेट होता है उसी के बराबर का शेयर प्राइस का रिटर्न आपको मिलता है, राइट। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ईयर 110 में PE 50-50 है, तो आपका जो ग्रोथ रेट है EPS का 25%, वही आपका रिटर्न भी है। तो HDFC बैंक के केस में ग्रोथ रेट इज़ 20%, बट अर्निंग्स इज 17, मतलब PE एक्चुअली डिक्लाइन हुआ है।
एंड कोई कंपनी अगर 20% से अपना अर्निंग्स को ग्रो कर रहा है तो यू कैन इमेजिन हाउ गुड द कंपनी वुड बी। पेज इंडस्ट्रीज़ का भी 20% है बट उसका 32% पी है। एबट का 22% है, उसका पी शेयर रिटर्न इज़ 30। रिलैक्सो का 24% है, शेयर रिटर्न इज़ 41। एंड बजाज फाइनेंस का 30% है एंड द शेयर रिटर्न इज़ 46। फॉर दोज ऑफ यू हु मे हैव कॉट ऑन, ये सारे शेयर्स या मोस्ट ऑफ द शेयर्स आर रिकमेंडेड बाय मिस्टर सौरभ मुखर्जी in the book Coffee Can Investing and in their websites also Marcellus Investment। तो काफ़ी आर्टिकल्स एंड काफ़ी वीडियोस एंड बुक्स सारे मैंने उनके पढ़े हैं, तो वो सब पढ़ के एनालिसिस करके these few companies that I have listed are few of the examples I have chosen to show। and ये सारे कंपनीज टॉप 100 कंपनीज में आते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो अगर 10% का भी रिटर्न एक कंपनी दे पाता है 10 साल में, तो उसका जो 10 ईयर रिटर्न है वो जनरली डबल डिजिट्स में होता है। बहुत रेयर केस होता है कि लाइक आईटीसी जहाँ पे रिटर्न घट रहा हो। सो दैट्स व्हाई आई सेड आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट 10 साल के लिए सारे के सारे 10 कंपनी या 15 कंपनी ऊपर नहीं जाएंगे। देयर विल बी फ्यू कंपनीज विच विल फॉल, बट वी आर नॉट वरीड अबाउट इट। वी आर ओनली कंसर्न कि 60% ऑफ दीज कंपनीज डू एक्सट्रीमली वेल एंड क्लियरली वी कैन सी कि आफ्टर 10 ईयर रिटर्न में हम देख सकते हैं काफ़ी सारे कंपनीज 20% के ऊपर है। सो अगर इसका एवरेज रिटर्न निकालेंगे तो डेफिनेटली 10 साल का एवरेज रिटर्न 20 के ऊपर ही आएगा। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट फॉर ऑल ऑफ अस टुगेदर टू अचीव। सो दैट आई होप this has given you some perspective and value add especially on PE। तो PE को देख के आप मत खरीदिए। PE 10 साल के बाद मैटर नहीं करता है। what matters is कि आज आप प्रॉपरली खरीद पा रहे हैं। हाउ टू बाई SIP और लमसम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी लोग पूछते हैं। तो मेरे हिसाब से SIP विल ओनली वर्क इफ़ यू आर क्रिएटिंग अ न्यू पोर्टफोलियो एवरी ईयर। जैसे अगर आप हर महीने SIP करते हैं तो उस एक साल के लिए जो आपने 12 महीने SIP किया है वो एक पोर्टफोलियो 1 हो जाता है। बट ऑब्वियसली हम लोग 10 पोर्टफोलियो तो नहीं बना रहे हैं। वी आर ओनली हैविंग 1 सिंगल पोर्टफोलियो फॉर 10 ईयर्स। वी डोंट वांट टू हैव 10 डिफरेंट पोर्टफोलियोज। तो इसीलिए आई प्रेफर कि लमसम इज़ बेटर। एंड जितने भी मैंने कैलकुलेशंस बताए हैं वो लमसम इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे बताया है। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई I prefer lump sum investments over SIP। Now let us say that you plan to invest 15 lakhs but you don't have the money to do lump sum। आपके पास 15 लाख रुपए अभी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? शायद आपको 3 से 5 साल लगे 15 लाख को अक्यूमुलेट करने के लिए। आप वो 3 से 5 साल SIP कर सकते हैं, हर महीने या हर साल, जैसा भी आपको ठीक लगे, ठीक है। बट वंस यू हैव कंप्लीटेड द 15 लाख इन्वेस्टमेंट इन दैट चूजन 10 to 15 स्टॉक्स, वहाँ से आपका ईयर 1 चालू होता है। वो जो 3 to 5 ईयर्स जो आपने SIP किया है वो आपके स्टॉक मार्केट रिटर्न्स में कैलकुलेट नहीं होगा। योर ईयर 1 इज़ जब आपने पूरा 15 लाख डाल दिया। दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। आपका कोई भी अमाउंट हो सकता है, ज़्यादा कम, एंड टाइम फ्रेम भी ऊपर नीचे हो सकता है, बट द ईयर 1 कॉन्सेप्ट इज़ सेम। आपके माइंड में 5 लाख रुपए मेरे को इन्वेस्ट करना इक्विटी में है, तो जब आपका पूरा 5 लाख इन्वेस्ट हो चुका होगा, चाहे उसके लिए 1 साल लगे, 1 महीना लगे, 1 दिन लगे, इट डजेंट मैटर। जब से आपने 5 लाख पूरा कंप्लीट किया तब से आपका ईयर 1 चालू होता है। नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेव एज मच पॉसिबल एज क्विकली एज पॉसिबल। ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपका ईयर 1 जो है वो उतना ही दूर जाता रहेगा अगर आप डिले करेंगे। एंड अगर आप SIP करते हैं एंड बहुत कम पैसे SIP करते हैं हर साल, तो नेचुरली आपका ईयर 1 जो है वो डिले होता जाएगा। एंड ये बात हमेशा याद रखिए, SIP रिटर्न इज़ नॉट सेम एज लमसम रिटर्न एंड लमसम विल ऑलवेज बीट SIP। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है जो आई होप आप लोगों ने देखा होगा कि 2 लोग 30 लाख रुपए 30 साल के लिए 10% रिटर्न के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। बस फ़र्क इतना है कि पर्सन ए इन्वेस्ट 1 लाख फॉर
1 lakh per year for 30 years and person B invest 30 lakhs in year 1 एंड बाकी 29 ईयर्स में एक भी पैसा नहीं डालते हैं. दोनों का रिटर्न्स जो है उसमें बहुत फ़र्क होगा एंड दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लमसम एंड SIP इन्वेस्टमेंट. हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जैसे घर, स्टॉक्स, इंडेक्स फंड एक्सेट्रा. तो हाउस के लिए आपका जो इनिशियल अमाउंट आपने जो सेव किया है प्लस आपने जो लोन लिया है प्लस उस लोन का जो इंटरेस्ट आप बैंक को पे कर रहे हैं प्लस घर का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है प्लस पेपर वर्क का कॉस्ट, यहाँ से जाके गवर्नमेंट अथॉरिटी से सिग्नेचर लेना एंड ऑल अदर एक्सपेंसेस लाइक कैपिटल गुड गेन्स टैक्स एक्सेट्रा, वो सब कुछ आप जोड़ेंगे तो आपका घर का एक्चुअल बाई वैल्यू आएगा. एंड जनरली जैसे मैंने आपको बताया हम लोग घर बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, तो दैट इज़ वाई हाउस इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट. तो जितने भी लोग बोलते हैं अरे घर ले लो बेटर देन इक्विटी, घर इक्विटी में यही बहुत बड़ा फ़र्क होता है. नाउ स्टॉक्स ईयर 1 to ईयर 10 के अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं एंड यू री इन्वेस्ट आफ्टर 10 ईयर्स, तो आप हर 10 साल में री इन्वेस्ट करते रहेंगे एंड यू कीप डूइंग इट टिल द डिविडेंड दैट यू गेट फ्रॉम योर स्टॉक्स इक्वल्स योर एक्सपेंस फॉर दैट मंथ. इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं एंड इफ़ यू हैव अचीव्ड इट कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव बिकम फाइनेंशियली फ्री. इंडेक्स फंड इज सेम एज स्टॉक्स. म्यूचुअल फंड का ब्रेक इवन तक SIP कीजिए एंड ये एक हेज है आफ्टर ईयर 1. एंड देन गोल्ड, अगेन इट्स अ हेज बट ओनली बाय व्हेन लो एंड सेल हाई, और 5 से 10 साल का गैप दीजिए फॉर बाइंग एंड सेलिंग. Mock portfolio, this I will be publishing soon. It will have list of top 10-15 stocks as per analysis that I have done, and I'll give my mock investment values and I will track the progress either every month or every 2 weeks. वो आपके response के हिसाब से या आपके interest के हिसाब से मैं track करूँगा. So that's all for today guys. I hope आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड यूज़फुल लगे. डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको पसंद आया हो तो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.